Hello dear students, I am Sandeep Kumar, Economics faculty at Shiv Jyoti Educational Group Kota. I welcome you all in the economics class. So in today's class we will be talking about the chapter number 6 of Indian economic development, which is rural development. So for the same thing, I'll ask you all to open your book, NCERT book, and please open page number 100 of the same so that we can begin the chapter. So at first we will be talking about the meaning of rural development. What does this word actually mean? सबसे पहले बेटा मैं यहाँ बात करूंगा टर्म रूरल. क्या होता है इस रूरल का मतलब? बेसिकली हमारा एक एस्पेक्ट ये है कि जब भी हम रूरल वर्ड की बात करते हैं, वी ओनली थिंक अबाउट द विलेज एरिया. दैट इज टू करेक्ट. वो ठीक है कि वो विलेज एरिया ही होता है, बट थिंग इज दैट द टर्म रूरल that belongs to particular area where there are not much facilities available, or we can see that availability of facilities are not there. जिस भी तरह की facilities हो, चाहे वो education से related हो, health से related हो, infrastructure, then water, electricity supply and all these things are included there. इस तरह की जो भी facilities particular जिस area में available नहीं होती हैं, उस area को हम कहते हैं rural area. Here we will be talking about rural development. तो किस तरह से इसका डेवलपमेंट किया जाए, और we can see that कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से रूरल एरिया का डेवलपमेंट किया जा सके. फ्रेंकली स्पीकिंग यू ऑल नो कि रूरल एरिया में बेसिकली बेटा एग्रीकल्चर वर्क ज्यादा किया जाता है. That means we know very well that most of the population of India is surviving in rural area only. That is village area. Reason is that we still know that approximately 70 to 75% of the population is getting the livelihood through this agriculture work, maybe directly or indirectly. So for doing such kind of activities, the people need to be there only in the rural area. So we can say that कि rural area में survive करने वाली population का जो एक main occupation है, that is what? Only agriculture. तो हमें क्या करना है बेटा, एग्रीकल्चर पे ही कुछ ज्यादा मोर एम्फेसाइज करना होगा ताकि वहां सर्वाइव करने वाली जो पॉपुलेशन है वो इजी गोइंग अपनी अर्निंग्स को गेन कर सके, और अर्निंग्स के साथ साथ अपना लिविंग स्टैंडर्ड, अपनी बेसिक नीड्स एंड नेसेसिटीज को भी इजी गोइंग फुलफिल कर सकते हैं. तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब बेटा ये कुछ एक ऐसा एरिया जहां पे कि ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, उनकी अवेलेबिलिटी करवाना, हर एक तरह से हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट करवाना ही होता है रूरल डेवलपमेंट. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव रूरल क्रेडिट. Rural, again I'm telling the same thing, the particular area where there is many of the facilities lagging behind. The term credit, this credit refers to the amount of loan and all. ये बेटा हमें बात पता होनी चाहिए कि रूरल एरिया में एग्जिस्ट करने वाली पॉपुलेशन के पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं होता है. वो क्यों? दे आर सर्वाइविंग ड्यू टू द अमाउंट ऑफ लोन्स एंड ऑल. वो सिर्फ लोन लेते हैं, अपना काम करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जो अर्निंग्स होती हैं उससे वापस अपने लोन के पैसे को रीपे कर देते हैं, रीपे ऑफ लोन्स कर देते हैं. तो उनके पास अपनी सेविंग्स क्या रहेगी, और जब तक सेविंग्स नहीं होंगी नेक्स्ट टाइम क्रॉपिंग करने के लिए उन्हें वापस से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई अपना खुद का पैसा सेविंग्स अवेलेबल नहीं है. इन दिस सिचुएशन हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली रूरल एरिया में एग्जिस्ट करने वाली पॉपुलेशन को लोन या क्रेडिट फैसिलिटीज किस किस वजह से चाहिए होती हैं, और कौन कौन से काम में उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है. सो सर्टेन थिंग्स आर देयर सच एज फॉर द एग्रीकल्चर वर्क, एनी ऑफ द अदर लाइवलीहुड इफ दे आर गेटिंग फ्रॉम समव्हाट, अगर एनिमल हस्बेंड्री से गेन करें, फिशरीज से कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर के अलावा कोई और वहां पे स्मॉल बिजनेस एंड ऑल, कुछ शॉप्स अरेंज कर रखी हैं, उसके लिए अमाउंट रिक्वायरमेंट हो सकता है. एंड अदर देयर पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, उनके जो भी अपने कुछ अपने खर्चे होते हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हो सकता है. somehow we can say that any of the birth ceremony, डेथ सेरेमनी, या कुछ और इसी तरह के अलग अलग काम जिनके लिए कि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, ये हमने बात समझ ली कि उनको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, दे रिक्वायर द बोरिंग अमाउंट. लेकिन ये बोरिंग अमाउंट वो कहां से गेन करेंगे? सो फॉर द सेम थिंग दिस वी हैव सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट. भाई विलेज में रह के अगर उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट है, पैसा उधार लेना है, तो वो कहां से उधार ले सकते हैं? सो फॉर दिस थिंग वी हैव दीज टू डिफरेंट सोर्सेज फॉर गेटिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज in the rural area. The first one is non-institutional sources and the another is institutional sources. At first we will be talking about this non-institutional sources. This thing we know that at the time of independence as well, Britishers were there in our country, the people were surviving here, and due to the same thing the
economical situations became non-vibrant. That means vibrancy was not there. There was no particular growth in the country in any of the particular sector. So to move on these all the things, farmers required the amount of loan. अब लोन लेने के लिए बेटा कहाँ गए वो? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. नाम से पता चल रहा है बेटा जहां पे कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन लोन का अमाउंट प्रोवाइड हमें नहीं करवाएगा. दैट इज ओनली नॉन इंस्टीट्यूशनल. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन हो सकते हैं बेटा? लार्ज स्केल फार्मर्स कैन बी देयर. और इसके अलावा जो आप लोग ने कई बार सुना होगा, जो सेठ साहूकार लोग हुआ करते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, मनी लेंडर्स वी कैन से, कुछ ऐसे अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं जहां से कि इजी गोइंग फार्मर्स को लोन अवेलेबल हो जाता है. ये हमें लगता है बेटा कि फार्मर्स को इजी गोइंग लोन वहां से प्रोवाइड होता है, बट इफ इन एक्चुअल इफ यू टॉक अबाउट द सेम थिंग, तो फार्मर्स को यहां से लोन इजी गोइंग प्रोवाइड नहीं होता है. रीजन इज दैट अगर एक बार कोई फार्मर किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल फार्मर से अगर लोन ले लेता है या बोरिंग्स वहां से कर लेता है, उसको वहां पे एज अ स्लेव रहना पड़ता है, एक गुलाम की तरह उनका सारा काम करना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो इनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होती है, जो कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स इतना ज्यादा चार्ज नहीं करता इंटरेस्ट जितना कि नॉन इंस्टीट्यूशनल करता है. दोनों में एक जो मेजर डिफरेंस है बेटा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं. जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, मैक्सिमम टाइम्स इट हैपेंस कि जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो अपनी फार्मर से या फिर इस तरह के कस्टमर्स, मतलब एक तरह से उनके कस्टमर्स होंगे, वो इस तरह के कस्टमर से जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो कौन सा होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट. टू इंटरेस्ट थिंग्स आर देयर, द वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड द अनदर इज कंपाउंड इंटरेस्ट. और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बेटा क्या होता है? एट अ टाइम जो प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया है उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टिल अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन. सपोज अगर किसी फार्मर ने 6 मंथ्स के लिए लोन लिया है, 6 मंथ्स के लिए उसको क्या करना होगा? दैट कंपाउंड इंटरेस्ट उसे पे करना होगा. फाइन बेटा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन में ज्यादा होता है. दूसरी चीज, अगर 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में कोई भी फार्मर लोन का अमाउंट रीपे नहीं कर पाता है, तो 6 मंथ्स के बाद जब उसको दोबारा से लोन स्टार्ट का एक जो ड्यूरेशन स्टार्ट होगा, आई मीन नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए जो उसे इंटरेस्ट पे करना होगा. अब इंटरेस्ट कैसे पे करेगा वो? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द 6 मंथ्स. जो 6 महीने के लिए उसने इंटरेस्ट दिया है उस इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और अब इसके बाद इसके ऊपर कैलकुलेशन को स्टार्ट किया जाएगा. सपोज 1 मंथ का एक्सटेंशन ले लिया, इफ आफ्टर 1 मंथ स्टिल ही इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट, अब उसे कैसे इंटरेस्ट देना होगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. अब इन सारी तीनों तरह की जो डिजिट्स इनके ऊपर एक और इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है और इजी गोइंग उसको पे नहीं कर पाता. और इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक बार कोई भी फार्मर इस तरह से किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के चुंगल में फंस जाता है तो वहां से निकल के आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. दिस इज द ओनली रीजन कि हमारी कंट्री में ज्यादातर आज भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अवेलेबल है. लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब परेशानियों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को भी अवेलेबल करवाया है. दैट मीन्स काफी सारे से बैंक स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट किए जो कि पर्टिकुलर रूरल एरिया में ही रह के वहां पे लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे. इसमें सबसे बड़ा जो एक नाम आता है वो किसका है? नाबार्ड. ये आपको याद होना चाहिए बेटा. नाबार्ड एक ऐसा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है. आई एम रिपीटिंग द टर्म, दिस इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन. इट मे हैपन दैट आपको लग रहा होगा कि सर आपने ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन तो आरबीआई के लिए भी कहा था. रिकॉल द सेम थिंग, जब मैंने आपको आरबीआई पढ़ाया था सेंट्रल बैंक, तब भी मैंने आपसे यही कहा था दैट आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी इन द कंट्री फॉर कंट्रोलिंग और द मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस. यहां भी मैं बेटा यही कह रहा हूं कि नाबार्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एपेक्स इंस्टीट्यूशन. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नाबार्ड का काम क्या है बेटा? वो सिर्फ लोन प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है और साथ में कंट्रोल करता है उन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जो कि सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया के डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है. डिफरेंस क्लियर कर लीजिएगा बेटा. नाबार्ड का काम क्या होता है? एक ऐसा नेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि ओनली रूरल एरिया में एग्जिस्ट करने वाले कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं. किन लोगों को, किस पर्पस के लिए? ओनली एंड ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया एंड ग्रोथ ऑफ द
एग्रीकल्चर। अब रूरल एरिया में किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो सकता है, पर्टिकुलर किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन को लेके हो सकता है, लेकिन होना सिर्फ रूरल एरिया से रिलेटेड चाहिए। तो नाबार्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हमने अरेंज किया जिसके अंडर में बहुत सारे अलग तरह के बैंक से, बहुत सारे अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनकी ब्रांचेस हर जगह पे स्प्रेड है। और इवन नाबार्ड का एक जो टारगेट या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हर एक रूरल एरिया में एटलीस्ट एक बैंक, एक ब्रांच तो होनी ही चाहिए जहां पे कि फार्मर्स इजी गोइंग या फिर रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं इजी गोइंग अपनी बोरिंग्स को वहां से गेन कर सकते हैं रादर देन गेटिंग द सेम थिंग फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का काम क्या है बेटा? चीपर रेट पे, चीपर इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को या फिर रूरल एरिया में एग्जिस्ट करने वाली पॉपुलेशन को लोन प्रोवाइड करवाता है। साथ में कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, जैसी फॉर्मेलिटीज यहाँ पे कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में करवाई जाती है, कुछ ना कुछ अमाउंट रखवा लिया जाता है, या अगर मान लीजिए कोई फार्मर अगर अपनी लैंड पे कल्टीवेशन करना चाहता है तो उसकी लैंड को भी गिरवी रख लिया जाएगा, और अगर वो अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो उसको लैंड को ले लिया जाता है, मींस ओनरशिप उसकी ले ली जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं। एट एनी टाइम दे कैन प्रोवाइड द लोन। इनके कुछ कोटा फिक्स होते हैं, नो डाउट इनके कुछ कोटा फिक्स होते हैं बेटा कि इतनी लैंड के लिए पर्टिकुलर इस वर्क के लिए इतना ही लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूं जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कंपेयर टू दिस नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज इनसे कम होता है, और इजी गोइंग कोई भी फार्मर इसको यहां से अफोर्ड कर सकता है। साथ में फार्मर्स के जो कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे घर चलाने के लिए खर्चा चाहिए, फैमिली एक्सपेंडिचर, वो भी यहां से प्रोवाइड करवाया जा सकता है। अगर किसी बच्चे को फीस की रिक्वायरमेंट है, पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे तो वो पेरेंट्स वहां से लोन लेके अपने बच्चे की फीस चुका सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इशू है उसके लिए यहां से अमाउंट लोन पे लिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जिस भी सेक्टर में आप चले जाइए रूरल एरिया में, चाहे वो फिशरीज हो, एनिमल हस्बेंड्रीज हो, एनीथिंग एल्स, सबके लिए लोन यहां से इजी गोइंग प्रोवाइड करवाया जा सकता है। सो दैट मींस वी कैन से कि जब से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज रूरल एरिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से लोन प्रोवाइड करवाना या फिर बोरिंग फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा सिंपल वर्क हो चुका है। And due to this sake only, due to the efforts by the government and these institutional sources, रूरल डेवलपमेंट बेटा डे बाय डे इंक्रीज होने लगा है। यहाँ की जो ग्रोथ रेट से पहले से डेवलप हो रही है। इसके अलावा एक चीज मैं बेटा आपको और क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हमारी कंट्री में, और वी कैन सी दैट पर्टिकुलर कुछ ऐसे सेक्टर्स और एरियाज अवेलेबल हैं जो कि अपने आप में एक तरह के स्टेट्स भी जहां पे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डोमिनेंट माना गया है। दैट यू मस्ट नो। चैप्टर 1 में भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 2 में भी इससे रिलेटेड हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया है बेटा, जहां पे कि HYV सीड्स को इंप्लीमेंट किया गया था। HYV पैकेज प्लान जो था इसको इंप्लीमेंट किया गया सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ ऐसे स्टेट्स में किया जो कि ऑल सोर्सेस के लिए एक तरह से रिच कैटेगरी में आया करते थे। क्लियर है बेटा? अब देखिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के जितने भी फार्मर्स है बेटा, नो डाउट उनके पास लैंड साइज इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है। साथ में वहां पे जब उन्हें कल्टीवेशन करना होगा, सीड्स की रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, पेस्टिसाइड चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, तो इन सब के लिए अलग अलग तरह के लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन बी शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर एरिया जहां पे कि फार्मर्स बहुत ज्यादा होपलेस हो गए थे और अपनी लाइवलीहुड को भी नहीं गेन कर पा रहे थे, ओनली ड्यू टू दीज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, दे आर गेटिंग द रिलीफ नाउ, और अब उन्हें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से इजी गोइंग लोन प्रोवाइड हो पा रहा है। नेक्स्ट आता है बेटा एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। रिमेंबर वन थिंग बेटा, यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, सो फॉर द सेम थिंग यू नीड टू रेफर द पेज नंबर 104 इन एनसीईआरटी बुक। यहां से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है दैट व्हाट इज मींट बाय एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। और रीजन क्या है बेटा इसका कि ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किए प्रैक्टिकली हमारी कंट्री में, इकोनॉमी में सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो ये तो कुछ ऐसा अपने आप में एक वाइटल रोल प्ले करता है कि इसके बिना इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गई है। बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट मार्केट सिस्टम। सो दैट मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी मार्केट को डेवलप कर देना, और उस मार्केट के अंदर क्या होगा, कल्टीवेशन से लेकर के फाइनल सेलिंग तक जितना भी सारा प्रोसेस होगा बीच में, कल्टीवेशन के लिए सीड्स की रिक्वायरमेंट होगी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑल, इन सब चीजों के लिए एक मार्केट डेवलप किया जाएगा जहां से कि सब्सिडाइज्ड प्राइस पे
farmers easy going without any of the formalities, they can get these of the products and different equipments, plant से machineries from there. यहां से लेकर के कल्टीवेशन होगा, हार्वेस्टिंग होगा, उसके बाद इसकी ग्रेडिंग की जाएगी, पैकिंग एंड ऑल, और मार्केट में लाके इसको फाइनल सेल करने से रिलेटेड जितना भी सारा प्रोसेस है बेटा, वो सारा प्रोसेस आता है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के अंदर. नो डाउट गवर्नमेंट ने इसके लिए भी काफी एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के मार्केट सिस्टम को स्टार्ट किया है जहां पे कि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को सेल सप्लाई कर सकते हैं एंड नो डाउट उन्हें रेम्यूनरेशन भी पहले से ज्यादा रिसीव हो रहा है. इसके अलावा एक चीज और आती है बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. पता होना चाहिए इसके बारे में आपको, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, व्हाट इज मींट बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है, ये एक ऐसी पर्टिकुलर सपोर्ट प्राइस होती है जिसपे कि गवर्नमेंट फार्मर से उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करती है. व्हाट आई एम सेइंग, फार्मर्स को अलग अलग जगह पे जाके अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करने की जरूरत है. इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके सारे प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्राइस पे खुद परचेज कर लेती है. देन उसके बाद डिफरेंट चैनल्स पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है वो सारा गवर्नमेंट का वर्क हो जाएगा. वहां पे फार्मर्स का कोई रोल नहीं होगा. फार्मर को एक ऐसा अमाउंट रिसीव होगा जो कि उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बाद जो अमाउंट बनेगा दैट इज अ टाइप ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि फार्मर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है. ये दोनों ही तरह से बेनिफिशियल है. समटाइम्स इट हैपेंस कि किसी तरह की कुछ नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह हो जाते हैं, रेनफॉल इंक्रीज हो गया, फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई, अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है, खराब हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी गवर्नमेंट बेटा इस चीज को सपोर्ट करती है और फार्मर्स को इस चीज के लिए एनकरेज करती है कि अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट को सेल कर दीजिए. नाउ यू आर फ्री. अब उस प्रोडक्ट का क्या करना है, कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाना है, वो सारा वो गवर्नमेंट का होगा. इससे रिलेटेड बेटा आपको एक इंसिडेंट याद होना चाहिए रिलेटेड टू द ईयर 2014 इट इज. ईयर 2014 इज देयर और इस ईयर में काफी ज्यादा रेनफॉल वाली सिचुएशंस हो गई थी. और इस रेनफॉल की सिचुएशन में यू नो कि बहुत सारे फार्मर्स ने फांसी लगा ली थी, बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और उस वक्त भी गवर्नमेंट ने इनके प्रोडक्ट्स को परचेज किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, ताकि फार्मर्स को लॉस नहीं होना चाहिए. रेफर कीजिएगा बेटा आप इसके लिए भी पेज नंबर 105 एंड हियर यू कैन सी इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स. और इसमें प्लीज आप बेटा इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा जहां मैं आपको बता रहा हूं. It has been realized that if farmers directly sell their produce to consumers, it increases their income. अभी मैंने आपको बताया कि फार्मर्स को जगह जगह जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की जरूरत नहीं है. दैट इज ओके, बट समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस बेटा, गवर्नमेंट ने इस तरह के मार्केट सिस्टम को तो डेवलप कर दिया जहां पे कि सारा प्रोडक्ट गवर्नमेंट खुद परचेज करेगी और उसके बाद सेल करेगी. लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि फार्मर अगर इंडिविजुअली अपने प्रोडक्ट को कहीं पे सेल करेगा तो बार्गेनिंग के बेसिस पे उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी गेन हो सकते हैं. डेफिनेटली हैपेंस कि उसकी इनकम थोड़ी सी एनहांस हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. तो इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ और चैनल्स को डेवलप किया जिसमें आप अंडरलाइन करेंगे बेटा इसी पॉइंट में लाइन नंबर 3. सम एग्जांपल्स ऑफ दीज चैनल्स आर अपनी मंडी, जिसमें आपको एरिया बताया पंजाब, हरियाणा और राजस्थान. इन कुछ ऐसे एरियाज में गवर्नमेंट ने इसको एक प्रिविलेज दिया है फार्मर्स को कि आप इस नाम से अपनी मंडी स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर से इंटरेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर इज हदसपुर मंडी जो कि पुणे में है, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा. देन नेक्स्ट इज रायथू बाजार्स, और ये कहां पे है, दिस इज रिलेटेड टू वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. उस एरिया में लैंग्वेज डिफरेंस है बेटा थोड़ा सा, तो वहां पे स्टार्ट किया गया रायथू बाजार जहां पे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को सेल किया जाता है. और यू कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर मार्केट. हॉर्टिकल्चर क्या है आगे मैं इसके साथ डिस्कस करूंगा बेटा. हॉर्टिकल्चर मार्केट एक इस तरह का मार्केट होता है जहां पे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से रिलेटेड एग्रीकल्चर वर्क किया जाता है, मतलब जो प्रोडक्शन किया जाएगा दैट विल बी रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. तो रायथू बाजार के अंदर बेटा बेसिकली इन चीजों को सेल सप्लाई किया गया. नेक्स्ट इज उजावर संडीज, ठीक है, और ये जो है बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया तमिलनाडु में. यहां पे भी यही चीज है, वो क्या कि फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर से इंटरेक्ट करेंगे और अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल सप्लाई करके जो भी उन्हें उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी होती है, कुछ बार्गेनिंग एंड ऑल इसके बेसिस पे, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बल्क पे ऑर्डर्स पे अपने प्रोडक्ट्स को इजी को यहाँ पे सेल एंड सप्लाई कर पा रहे हैं. सो दैट इज वी कैन सी दैट दिस एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम इज समवॉट सक्सेसफुल.
And for the same thing which we were talking about agriculture market system, some of the measures has been taken to improve the system here. काफी सारे measures गवर्नमेंट लिए ताकि इनको smoothly start किया जा सके. Reason is that क्योंकि हमें पता है बेटा कंट्री की जो GDP इंक्रीज हो रही है उसके ना एग्रीकल्चर का तो एक वाइटल रोल है. ठीक है, डोमिनेंट सेक्टर है, मेनली पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड है, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो क्यों ना इसी मार्केट को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ और मेजर्स को यूज करे ताकि एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम भी काफी इंप्रूव्ड हो सके, डेवलप हो सके. फाइन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलेटेड मार्केट्स. गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड काफी सारे रेगुलेटेड मार्केट्स को स्टार्ट किया है. कुछ ऐसे मार्केट्स है जो कि सीजन वाइज लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे मार्केट जो कि रेगुलर डेली बेसिस पे लगाए जाते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था बेटा रायथू बाजार, जहां पे कि ज्यादातर वर्क होता है सेल एंड सप्लाई ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. क्लियर है बेटा. नाउ दैट वी नो वेरी वेल कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वर्क एक ऐसा है जो कि रेगुलर बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है. तो ऐसे मार्केट्स जो कि रेगुलेटेड हो, रेगुलर बेसिस पे चल रहे हो, चाहे वो सीजन वाइज हो, वीकली हो, मंथली हो, जैसा भी हो, वहां पे प्रोडक्ट्स को सेल एंड सप्लाई करवाया जाए. अब तो बेटा आपने सुना होगा हमारे कोटा में भी, आसपास के एरिया में भी काफी सारे ऐसे मार्केट्स है जहां पे कि वीकली कोई ना कोई ऐसा डे फिक्स कर दिया जाता है जिसको कि हम हाट बाजार भी कहते हैं. काफी सारी चीजें वहां पे सप्लाई कर दी जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ फार्मर्स वहां पे आके अपने फूड ग्रेन्स को भी सप्लाई कर रहे हैं और क्वालिटी अच्छी नो डाउट, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, उससे रिलेटेड भी काफी सारे प्रोडक्ट्स को सेल एंड सप्लाई किया जा रहा है. फाइन बेटा. तो ऐसे मार्केट्स जहां पे कि इजी गोइंग प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जा सके आर नोन एज रेगुलेटेड मार्केट, जो कि काफी अच्छा मेजर यूज में लिया गया है. नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. अब डेफिनेटली बेटा इस तरह के मार्केट्स को स्टार्ट करने के लिए फार्मर्स को या फिर सेलर सप्लायर्स को कुछ अलग अलग तरह की फैसिलिटीज तो चाहिए होंगी. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट को डेवलप करने के लिए, चाहे वो बैरिकेड्स हो या कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी तरह की इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, प्लांट्स या कुछ भी हो सकता है, उन सब चीजों की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट करवा रही है. कुछ एरिया डिसाइड कर दिया जाए, ऐसा जोन जहां पे कि सिर्फ इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल एंड सप्लाई करवाया जाएगा. दैट कैन बी द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. जैसे कोटा में आपने सुना होगा यहाँ जो न्यू ग्रीन मार्केट है जिसको कि नई धान मंडी भी कहा जाता है. एक तरह से आप देखें वहां पे जाके तो सभी तरह के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, शेडोज है, मार्केट है पूरा, वहां पे शॉप्स अवेलेबल है. तो ऐसी फैसिलिटीज के साथ में एग्रीकल्चर मार्केटिंग को भी डेवलप किया जा रहा है. एंड द लास्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. देखिए बेटा जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है तो बाद में उसकी ग्रेडिंग की जाती है. ग्रेडिंग कैसे, वो क्यों? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि हाई क्वालिटी होता है जिसको कि हम सुपीरियर प्रोडक्ट कह सकते हैं, और कुछ ऐसा कि जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड होती है, इंफीरियर. ऑब्वियसली फार्मर जब इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करेगा तो प्राइस भी उसको, रेम्यूनरेशन भी उसको उसी अकॉर्डिंग गेन होगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस एम्यूनेशन गेन करने के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग कर दी जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाता है, सो दैट जो हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनका रेम्यूनेशन ज्यादा गेन हो सके और जो लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है उनका रेम्यूनेशन अकॉर्डिंगली. रीजन क्या है बेटा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये दो तरह के प्रोडक्ट्स क्यों प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? स्टिल देयर इज द डिफरेंशिएशन और इनइक्वालिटीज इन द इनकम ऑफ द पॉपुलेशन. हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है आज भी पॉपुलेशन में एक इनकम डिफरेंशिएशन है, इनकम इनइक्वालिटीज है, और इन इनइक्वालिटीज की वजह से कंट्री में सुपीरियर एंड इंफीरियर गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है. सपोज अगर हमारी कंट्री में ऐसा कुछ इशू ना हो रिलेटेड विद इनकम, सभी का इनकम इनइक्वालिटीज को रिमूव करके इनकम इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कंट्री में सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो कौन सा होगा? ओनली एंड ओनली नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स के अलावा और कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको कि इजी गोइंग हर एक पर्सन प्रेफर करेगा, हर एक पर्सन उसी को परचेज करेगा. तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की जाती है ताकि जो हायर इनकम पर्सन है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, सुपीरियर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, और जो लोअर इनकम पीपल हैं दे कैन fulfill their needs and necessities by getting such kind of inferior products as well. Clear children? तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया कि मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या होता है.